अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आज हम डिस्कस करने लगे हैं जी सेल्स टैक्स विद होल्डिंग कि सेल टैक्स की विद होल्डिंग जो है वो किस तरीके से होगी। कौन लोग हैं जिन्होंने सेल टैक्स विद होल्ड करना है, उसको आगे फर्दर एफपीआर में डिपॉजिट कैसे करवाना है और जिस पर्सन का सेल टैक्स विद होल्ड होगा उसने एडजस्टमेंट कैसे लेनी है। फर्दर इसमें सारे प्रोसेस में इश्यूज क्या आ रहे हैं और उन इश्यूज को किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर आप टैक्स से रिलेटेड फर्दर इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं या एक्सेल लर्निंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को भी लाइक करें, आप कमेंट्स भी दिया करें, कोई डेफिशिएंसी या उसमें कोई चीज़ फर्दर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो मैं आपके कमेंट्स ज़रूर देखूंगा और इसके ऊपर मैं इसको फर्दर इम्प्लीमेंट भी करूंगा और रिकमेंडेशंस जो हैं इम्प्रूवमेंट के लिए वो ऑलवेज वेलकम है। और अगर कोई चीज़ आप फर्दर कोई टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर आप डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में इसके ऊपर भी एक टॉपिक जो है वो डिसलाइक करके उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए हैं उसका अलर्ट मिल सके। टॉपिक में बात करते हैं जी सेल टैक्स विद होल्डिंग। बेसिकली सेल टैक्स विद होल्डिंग जो है ये भी इसी तरीके से है जिस तरीके से इनकम टैक्स विद होल्डिंग होती है कि जो भी विद होल्डिंग एजेंट है उसने पेमेंट करते हुए एक सर्टेन अमाउंट जो है वो विद होल्ड करनी है और वो एफडीआर को जमा करवानी है। जो सेल टैक्स विद होल्डिंग है इसको समझने के लिए दो चीजें जो है उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें एक है जी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का 11 स्केड्यूल जिसमें विथहोल्डिंग एजेंट्स डिफाइन है और कौन लोग एक्सक्लूडेड है उसमें से वो डिफाइन है। और दूसरा है जी सेल टैक्स रूल 2006 के जिसमें प्रोसेस डिफाइन है कि किस तरीके से जो फर्दर उसकी डिपॉजिटिंग होगी और उससे रिलेटेड फाइलिंग्स वगैरह क्या होंगी और कौन लोग हैं रिस्पॉन्सिबल इस चीज को प्रोसेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल टैक्स एक्ट का 11 स्केड्यूल कि उसमें कौन से लोग डिफाइन है। ये है जी मेरे पास ओपन किया है मैंने सेल टैक्स एक्ट 1990 का 11 स्केड्यूल। इसमें अगर ये फर्स्ट पैराग्राफ आप टेबल देखते हैं तो इसमें डिफाइन है कि ये नीचे जो टेबल है इसमें जो भी लोग डिफाइन है इन्होंने विथहोल्डिंग करनी है, लेकिन इस टेबल के एंड के ऊपर जो कंडीशंस दी गई हैं इन पेमेंट्स पे विथहोल्डिंग नहीं होगी। अब ये टेबल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये इसका सेकंड पेज है और इसमें अगर आप फर्दर नीचे देखें तो 8 सीरियल तक इसमें विथहोल्डिंग एजेंट्स हैं जिन लोगों ने विथहोल्डिंग करनी है और ये पेज नंबर 244 है जिसमें एक्सक्लूजन्स डिफाइन है। ये है जी एक्सक्लूजन फर्स्ट नंबर के अगर आप पेमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अगेंस्ट बिल आया हुआ है आपको आइस्को का, लेस्को का, फेस्को का या के इलेक्ट्रिक वगैरह का, अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिलिंग की पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर सेल टैक्स की विथहोल्डिंग नहीं होगी। इसी तरह अगर आप नेचुरल गैस की परचेज के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी सेल टैक्स विथहोल्ड नहीं होगा। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वेजिटेबल एंड घी एंड कुकिंग ऑयल है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है और गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल टू द सेल टैक्स एक्ट 1990। और इसके बाद है जी सप्लाईज मेड बाय इंपोर्टर्स हु पेड वैल्यू एडिशन टैक्स ऑन सच गुड्स। जिन लोगों ने इंपोर्टर्स है कोई आपका जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं और इंपोर्टर ने जो है वो वैल्यू एडिशन टैक्स दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, तो उस केस में भी पेमेंट करते हुए आप जो आपका इंपोर्टर है जो जिसको आप पे कर रहे हैं उस पे सेल टैक्स विथहोल्ड नहीं होगा। फर्दर इसमें जो क्लॉज नंबर 8 है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल से देखने की जरूरत है। इसमें ये लिखा है जी कि सप्लायर्स मेड बाय एन एक्टिव टैक्स पेयर एज डिफाइंड इन द सेल टैक्स एक्ट 1990। बेसिकली एक्टिव टैक्स पेयर वो है जी कि जिसकी
सेल टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो टाइमली फाइल्ड है और कोई भी डिस्क्रिपेंसी उसमें नहीं है और वो पोर्टल पे इनएक्टिव नहीं हुआ हुआ, तो वो एक्टिव टैक्स पेयर होगा। तो इस केस में ये कहता है जी कि अगर एक टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर सप्लाई करता है एक और रजिस्टर्ड पर्सन को विद द एक्सेप्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, इसमें एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज को इस प्रीव्यू से निकाल दिया गया कि अगर जो एक टैक्सेबल एक्टिविटी है वो दो रजिस्टर्ड पर्सन के दरमियान हो रही है और जो सप्लायर है वो एक्टिव भी है, तो उसका जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस या गुड होगा वो विदहोल्डिंग जो है वो सेल टैक्स की नहीं करेगा। अब इसमें जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है उनको सेपरेट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के अलावा कोई जितनी भी सर्विसेज ले रहे हैं उन सर्विसेज के अगेंस्ट अगर आप पेमेंट करते हुए सेल टैक्स पे विदहोल्डिंग नहीं करेंगे अगर आपका जो सप्लायर है वो एक्टिव टैक्स पेयर है। तो ये कंडीशन जो है ये इस कंडीशन के बाद जो है वो आपके मैक्सिमम जो भी एक्टिव टैक्स पेयर हैं वो निकल जाते हैं अगर दोनों पार्टी जो है वो एक्टिव हैं। तो इस यहाँ पे एक सिनेरियो ये बन जाता है कि अगर एक पर्सन है और वो विदहोल्डिंग एजेंट है बट सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और वो कोई गुड्स या सर्विसेज ले रहा है, गुड्स या सर्विसेज जो है वो परचेज कर रहा है, तो वो पेमेंट करते हुए सेल टैक्स की विदहोल्डिंग करेगा। लेकिन अगर वो विदहोल्डिंग एजेंट जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, दोनों पर्सन यानी बायर भी रजिस्टर्ड है और सेलर भी रजिस्टर्ड है सेल टैक्स में, तो उस केस में सेल टैक्स विदहोल्डिंग जो है वो नहीं होगी अदर देन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का जो है वो रूल उन्होंने सेपरेट यहाँ टेबल में डिफाइन कर दिया। अब इसको टेबल को हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि टेबल में क्या चीजें लिखी हुई है। टेबल में जो है वो 8 सीरियल्स है और सीरियल नंबर 1 जो है टेबल के 3 पार्ट हैं। पहले जो कॉलम है इसमें विदहोल्डिंग एजेंट है और सेकंड कॉलम में सप्लायर कैटेगरी है कि एक्टिव टैक्स पेयर है, एक्टिव इनएक्टिव है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। और नेक्स्ट जो लास्ट कॉलम है इसमें रेट ऑफ टैक्स डिफाइन है कि कितने परसेंट जो है वो क्या रेट होगा सेल टैक्स विदहोल्डिंग का। फर्स्ट एक क्लॉज में फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और अगर पेमेंट करने वाली जो अथॉरिटी है ये विदहोल्डिंग एजेंट जो कॉलम में लिखे हुए हैं ये सारी पेमेंट करने वाली अथॉरिटीज हैं, यानी अगर वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस बॉडीज है या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज एंड डिफाइंड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, यानी ये दोनों पर्सन हैं और पेमेंट कर रहे हैं वो एक्टिव टैक्स पेयर को और उन्होंने क्या करना है सेल टैक्स विदहोल्डिंग 1/5 करनी है। सेल टैक्स का 20% आपने विदहोल्ड करना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। यहाँ पे इस क्लॉज के साथ अगर वो जो एक्सक्लूजन अभी हमने पार्ट 8 में डिस्कस की थी उस एक्सक्लूजन को देखा जाए, ये एक्सक्लूजन सप्लाईज मेड बाय एक्टिव टैक्स पेयर है डिफाइंड इन द सेल टैक्स एक्ट 1990 कि अगर सप्लाईज एक एक्टिव टैक्स पेयर कर रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और एडवर्टाइजमेंट और जो सर्विसेज या गुड्स ले रहे हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज नहीं है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस के अलावा सर्विसेज और गुड्स के केस में ऑल गुड्स, तो ये अगर आपका सप्लायर दे रहा है तो सेल टैक्स विदहोल्डिंग जो है वो नहीं की जाएगी। तो अगर इस क्लॉज की रोशनी में अगर इस फर्स्ट पार्ट को देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है नॉर्मली जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते, तो उन्होंने क्या करना है सेल टैक्स की विदहोल्डिंग कर लेनी है। लेकिन कंपनीज जो है वो ज्यादातर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होती हैं और अगर कंपनी जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी है और उसका जो बायर है जो उसका सप्लायर है सॉरी वो एक्टिव टैक्स पेयर भी है, तो ये 1/5 जो है विदहोल्डिंग अप्लाई नहीं होगी। जो नीचे हमने अभी क्लॉज डिस्कस की है क्लॉज नंबर 8 उसके हिसाब से ये 1/5 की विदहोल्डिंग नहीं की जाएगी। अगर कंपनी है वो परचेजेस कर रही है या गुड सप्लाईज ले रही है एक ऐसे सप्लायर से जो कि एक्टिव टैक्स पेयर भी है और कंपनी जो है जो सर्विसेज लेने वाली कंपनी है वो भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो वो किसी किस्म की विदहोल्डिंग नहीं करेगी।
सेकंड पार्ट है जी फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज, यही वही डिफाइन है। और इस केस में फर्क ये है कि जो आपका सप्लायर है वो एक्टिव टैक्स पेयर है और रजिस्टर्ड है एज होलसेलर, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर। यानी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर का जो रेट होगा वो 1/10 होगा विद होल्डिंग का, लेकिन अगर कोई इन पर्सन के अलावा है तो वो 1/5 जो है वो होल्ड किया जाएगा। ये दोनों सेम ही क्लोजेस हैं, फर्क सिर्फ जो है वो जो सप्लायर है उसकी नेचर का है कि अगर एक होलसेलर या डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका 1/10 विद होल्ड होगा, और अदर देन डीलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वो 1/5 रेट होगा। और इसमें जो कंपनी की क्लॉज है और जो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, अगर ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी है तो सेल टैक्स की विदहोल्डिंग नहीं होगी। जो अभी हमने क्लॉज इस टेबल के एंड के ऊपर क्लॉज नंबर 8 डिस्कस की थी, सब पॉइंट 8 है, जिसमें एक एक्टिव टैक्स पेयर जो है वो सप्लाई करता है एक रजिस्टर्ड पर्सन को अदर देन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, तो सेल टैक्स की विदहोल्डिंग जो है वो नहीं की जाएगी। तो इस केस में भी अगर ये जो विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं ये सेल टैक्स में अगर रजिस्टर्ड है तो विदहोल्डिंग नहीं करेंगे अगर उनका जो सप्लायर है वो एक्टिव टैक्स पेयर है। उसके बाद फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज एंड दिस पर्संस अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर। अब इस क्लास में अगर आपका जो सप्लायर है वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो आपने क्या करना है, फुल अमाउंट ऑफ सेल टैक्स विथहोल्ड करनी है और आपने जमा करा देनी है एफबीआर को। तो इसके बाद अभी कंपनीज, पॉइंट नंबर 4, कंपनी डिफाइंड इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एक्सक्लूडिंग कंपनीज एक्सपोर्टिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी जो कंपनीज जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट कर रही है, उनके अलावा जो कंपनीज है वो अगर किसी ऐसे सप्लायर से परचेजेस कर रही है, पर्सन अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर है और वो पर्सन जो है वो अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर है या वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, तो 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो आपने विड्रॉल करनी है। इन दोनों में फर्क ये है क्लॉज 3.3 और 0.4 में कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट पार्टीज लिखी हुई है और नीचे जो 0.4 है इसमें कंपनीज है। कंपनीज ने 5% विदहोल्डिंग करनी है, जो गवर्नमेंट इदारे हैं उन्होंने फुल अमाउंट विदहोल्ड करनी है सेल टैक्स की। उसके बाद है जी रजिस्टर्ड पर्सन एज रेसिपिएंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। ये वही एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो नीचे पॉइंट 8 में डिफाइन की गई हैं, जिनको एक्सक्लूड किया गया है कि उनकी पेमेंट करते हुए आपने टैक्स की जो विदहोल्डिंग है वो उसको सेपरेटली डिफाइन कर दिया। इसलिए उन्होंने वहाँ पे पार्ट 8 में जो पॉइंट हमने टेबल से नीचे एक्सक्लूजन्स में अभी डिस्कस किया था उसको यहाँ वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया और यहाँ सेपरेटली डिफाइन कर दिया है कि अगर पर्सन जो है वो रेसिपिएंट है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के, तो उन्होंने क्या करना है, जो पर्सन आपको एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहा है उसकी फुल अमाउंट ऑफ सेल टैक्स में विदहोल्ड कर लेनी है और एफबीआर को जमा करा देनी है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 6, रजिस्टर्ड पर्सन परचेजिंग कैन मोलासिस। कैन मोलासिस अगर आप खरीद रहे हैं तो और जिससे खरीद रहे हैं वो अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर है तो उसकी आपने फुल अमाउंट ऑफ सेल टैक्स विदहोल्ड करनी है। रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरर ऑफ लेड बैटरीज है, और जो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है लेड एसिड बैटरीज बनाने की, तो उसने क्या करना है 75% ऑफ द सेल टैक्स जो है वो विदहोल्ड करना है। पर्सन सप्लाई एनी काइंड ऑफ लेड अंडर चैप्टर, ये चैप्टर्स डिफाइन है इन हेडिंग्स में कि अगर कोई बंदा जो है वो आपको मटेरियल दे रहा है लेड एसिड बेस्ड बैटरी से रिलेटेड और वो मटेरियल जो है उन्होंने हेडिंग्स पे फॉल कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है 75% ऑफ द सेल टैक्स जो है वो विदहोल्ड करना है। और लास्ट पॉइंट है जी पॉइंट नंबर 8, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अगर आप परचेज ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, पर्सन अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर आपका सप्लायर है, अगर आप एक मार्केट प्लेस है और एक पर्सन अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर आपका सप्लायर है, तो आपने 1% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज विदहोल्ड करनी है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एंट्री शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट एंड नोटिफाइड बाय द बोर्ड। अब ये नीचे जो है वही एक्सक्लूजन्स डिफाइन है। अब अगर इस पूरे टेबल को, पूरे सिनेरियोस को कंप्लीटली देखा जाए तो
अगर एक टैक्स पेयर ऐसा है जो परचेज करने वाला पर्सन है वो रजिस्टर्ड है और जो उसका सप्लायर है वो भी एक्टिव टैक्स पेयर है और जो गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का रूल जो है वो सेपरेट है और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के अलावा कोई सर्विसेज है या गुड्स है तो दोनों पर्सन रजिस्टर्ड और एक्टिव होने की सूरत में कोई भी विदहोल्डिंग नहीं होगी एज पर क्लॉज 8 ऑफ दिस सेल टैक्स शेड्यूल। ये था जी एक ओवरव्यू सेल टैक्स विदहोल्डिंग 11 शेड्यूल का, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि विदहोल्डिंग एजेंट्स कौन से हैं और उन्हें विदहोल्डिंग किस तरीके से करनी है और रेट ऑफ विदहोल्डिंग क्या होगा और इस विदहोल्डिंग से एक्सक्लूडिंग जो है एक्सक्लूजन्स किन किन चीज़ों को और किन किन पर्सन्स को अवेलेबल है। अब हम देख लेते हैं जी सेल टैक्स की विदहोल्डिंग बेसिकली ये है क्या और ये किस तरीके से होगी। तो अगर हम एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक सैंपल सी इनवॉइस हम बनाते हैं। अब सेल टैक्स की जो इनवॉइस होती है इसमें ब्रेकअप जो होता है वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स होती है, उसके बाद सेल टैक्स होता है और नेक्स्ट होता है जी टोटल। अब यहाँ पे अगर हम एक वैल्यू ले लेते हैं लेट्स सपोज 25,000 है और इस पे जो सेल टैक्स एप्लीकेबल है वो ये गुड्स है और इन गुड्स के ऊपर जो रेट ऑफ सेल टैक्स जो है वो 17% है और टोटल वैल्यू जो है वो इस तरीके से दोनों को ऐड करके टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब ये अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन की सेल टैक्स विदहोल्डिंग है, सेल टैक्स इनवॉइस है 29,250 की, इसकी अगर आप पेमेंट करने वाले हैं और आप जो है वो इस पे आपने विदहोल्डिंग करनी है तो विदहोल्डिंग जो है वो सेल टैक्स ये जो अमाउंट है इसके ऊपर होगी। अगर वो 1/5 है तो 20% जो है वो विदहोल्डिंग इसके लिए है जो कि पर्सन है अदर देन होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और जो अगर वो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर है तो उसका 10% आप जो है विदहोल्ड करेंगे। तो ये दोनों जो है ये आपने विदहोल्ड करनी है। अब विदहोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट भी फाइल करनी है और इसकी स्टेटमेंट इस तरीके से बनेगी कि जिस तरह से आप नॉर्मल अंडर सेक्शन 153 की विदहोल्डिंग करते हैं और E.FPR पे जाके आप एक PSID जनरेट करते हैं और उस PSID को आप जाके फिर पेमेंट करते हैं, तो उसी तरीके से आपने E.FPR.gov.pk पे जाना है और जो भी सप्लायर्स जिनके आपने ये विदहोल्डिंग की है उनके प्रॉपर NTN के साथ और अमाउंट्स उसमें शो करनी है और उस तरीके से PSID बनानी है और उस PSID को बाद में फिर आपने पे कर देना है। तो इसकी भी प्रोसेस वही है और इसके बाद जो विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं इन्होंने जो सेल टैक्स की विदहोल्डिंग की है इसके यहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी विदहोल्डिंग की थी और पेमेंट की थी और सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी फाइलिंग की। फाइलिंग के लिए जो है अगर आप रजिस्टर्ड हैं सेल टैक्स में तो अपनी सेल टैक्स रिटर्न में जितने भी विदहोल्डिंग की है आपने उसको वहां पे अपने रिटर्न में शो करना है। और अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, आप सिर्फ विदहोल्डिंग एजेंट हैं, तो विदहोल्डिंग एजेंट के लिए भी FBI ने एक स्पेसिफिक फॉर्म जो है रिटर्न विदहोल्डिंग एजेंट के लिए जो है वो सेपरेटली प्रोवाइड की हुई है, वो वाली रिटर्न आपने फाइल करनी है। तो ये था जी एक विदहोल्डिंग का प्रोसेस और उसकी पेमेंट। इसके बाद पेमेंट्स और फाइलिंग भी जरूरी है। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन की विदहोल्डिंग की है जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी है तो उसको एडजस्टमेंट करते हुए इशू आएगा। जब तक आप अपनी फाइलिंग नहीं करेंगे तब तक जो आपका रजिस्टर्ड सप्लायर है वो सेल टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं ले सकेगा। अब सेल टैक्स के हमें जो प्रैक्टिकली अभी इश्यूज आते हैं वो यही आते हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो विदहोल्डिंग एजेंट है और वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं कि PSID बनाते हैं और वो PSID पे कर देते हैं। अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेमेंट की है उससे तो वो निकल जाते हैं, लेकिन जो सप्लायर होता है वो सप्लायर उस सेल टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं ले सकता
जब तक कि विदहोल्डिंग एजेंट ने अपनी जो विदहोल्डिंग एजेंट वाली रिटर्न है वो नहीं फाइल की, तो वो रिटर्न जो है वो फाइल करना ज़रूरी है। अगर किसी पर्सन को रिटर्न की समझ नहीं है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको उस पर ब्रीफ कर दूंगा, या अपने जो आपके टैक्स कंसल्टेंट हैं आप उनसे इसके ऊपर बात कर लें, क्योंकि ये भी फाइलिंग भी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक विदहोल्डिंग एजेंट की, और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो वो आप एक नॉन कंप्लायंट है, और किसी टाइम भी आपको इसके ऊपर जो है नोटिस आएगा आ सकता है, और इसके ऊपर आपको नॉन फाइलिंग की जो है वो पेनल्टी लग सकती है। पेमेंट के ऊपर तो पेनल्टी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने पेमेंट जो थी वो आपने जमा करवा दी है, लेकिन नॉन फाइलिंग जो है वो स्टिल आपकी नॉन कंप्लायंस है, और उसके ऊपर आपको नॉन फाइलिंग की पेनल्टी जो है वो पड़ सकती है। अब इसको हम देख लेते हैं कि जो फाइलिंग है उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे लिखी हुई है और ये क्यों ज़रूरी है। ये है जी सेल टैक्स रूल 2006 जो कि IBR की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पे प्रॉपर जो है वो सारी चीज़ें डिफाइन है कि विदहोल्डिंग एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। 150 ZZH एप्लीकेशन किन लोगों पे एप्लीकेबल है, और इसकी विदहोल्डिंग का एक एग्जांपल के साथ जो है वो भी डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे विदहोल्डिंग एजेंट ने अगर वो एक पर्सन जो है उसको इनवाइस करता है 1000 की 170 जो है उसके ऊपर सेल टैक्स है, और वो जो आपका सप्लायर है वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, या आप जो है जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस या रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में जो है आपने विदहोल्डिंग करनी है। और विदहोल्डिंग जो है वो किस तरीके से होगी ये प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ये है सेल टैक्स रूल 2006 के, जो कि FBR की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी हम फाइलिंग का देखने लगे थे कि फाइलिंग जो है वो क्यों जरूरी है और ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ये जी सब क्लास 6 इसी पार्ट की। इन केस विदहोल्डिंग एजेंट जो है रजिस्टर्ड ऑन द सेल टैक्स के और द फेडरल एक्साइज टैक्स के, he shall deposit the withheld amount along with the return filed for the month in which the purchase was made in the manner as specified। तो यहाँ पे along with the sale along with the return का वर्ड जो है वो यूज हुआ है। सिर्फ आपने पे नहीं करना, आपने जो है अपनी रिटर्न भी फाइल करनी है। अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो अपनी ये जो आपने विदहोल्डिंग की है वो आपने अपनी सेल टैक्स रिटर्न में दिखानी है। और अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी आप रेसिपिएंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज हैं और आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है बट आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं, तो भी आपने जो है अपनी रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कस हुआ है ये सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, कि आप जो गुड्स ले रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी है, तो आपने अपनी रिटर्न भी फाइल करनी है। और जो सेकेंड पैराग्राफ है इसमें विदहोल्डिंग एजेंट्स का जिक्र है कि अगर आप सिर्फ विदहोल्डिंग एजेंट हैं और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने क्या करनी है, STR-28 जो है आपकी रिटर्न फॉर्म है, STR-28 ये FBR ने प्रोवाइड किया हुआ है, ये आपने फाइल करना है। ये STR फॉर्म 28 जो है ये जब आप फाइल करेंगे तो इसी केस में आपका जो सप्लायर है वो सेल टैक्स विदहोल्डिंग की एडजस्टमेंट ले सकेगा अगर वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। तो ये अभी जो मैं चीज डिस्कस कर रहा हूँ ये सेल टैक्स रूल्स हैं 2006 के, जो RBI की पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसका सीरियल नंबर 6 है विदहोल्डिंग वाले पोर्शन में, विदहोल्डिंग ऑफ सेल टैक्स के पोर्शन में, इसको आप देख सकते हैं, इसमें ये क्लियरली डिफाइन है। अगर तो इस केस में अभी जो प्रैक्टिकल इश्यूज हमें आते हैं जी नॉर्मली वो ये आते हैं कि जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते लेकिन वो विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं जी सेल टैक्स विथहोल्ड कर लेते हैं और वो PSID बना के सेल टैक्स को जमा भी करवा देते हैं। वो समझते हैं कि सेल टैक्स जमा करवाने से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है और प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो विथहोल्डिंग एजेंट है उन्होंने STR-28 फॉर्म जो है वो भी फाइल करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप ये STR-28 फॉर्म फिल नहीं करते तो आपका जो सप्लायर है वो इस सेल टैक्स की एडजस्टमेंट FBR से नहीं ले सकेगा थ्रू नॉर्मल चैनल। अगर
एक रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी आपका सप्लायर जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और वो सेल टैक्स फाइल करते हैं, तो आप जब तक STR 28 फॉर्म जो है वो फाइल नहीं करेंगे तो आपके जो सप्लायर है उसको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो इस सिनेरियो में ये होगा कि जो आपका विदहोल्डिंग जो आपका सप्लायर है उनका ये टैक्स लॉस हो रहा होगा। आई होप चीज़ें अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ मैं स्किप कर गया हूँ या किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो इजीली मिल सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।